आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। आज है 22 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूएन ने गजा में अकाल का किया ऑफिशियल ऐलान। मिडिल ईस्ट में पहली बार हुआ ऐसा, इसराइल बौखलाया। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने दी गजा में जहन्नुम का दरवाजा खोलने की धमकी। जर्मनी पलटा, बना सुशासन कुमार, फिलिस्तीन को तस्लीम करने से कर दिया इनकार। ईरान में दहशतगर्दाना हमला, 5 पुलिस अफसर शहीद। और ट्रंप के एडवाइजर बोले भारत कर रहा मुनाफाखोरी, रूस से तेल खरीद कर कमा रहा मोटा मुनाफा। इनके अलावा भी कई और अहम खबरें हैं इस बुलेटिन में। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर गजा को तबाह करने की खुली धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि अगर हमास ने इसराइल की शर्तें नहीं मानी तो हमास के सर पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी साफ है कि इसराइल अब हमास को प्रेशर में लेकर वो टारगेट्स अचीव करना चाहता है जो वो पिछले 2 साल की लड़ाई में भी हासिल नहीं कर सका। इसराइल कैट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत जल्द जहन्नुम के दरवाजे हमास के लड़ाकों के सिर पर खुलेंगे। अगर वो हथियार नहीं डालते और तमाम होस्टेजेस को रिहा नहीं करते और इसराइल की शर्तों पर जंग ख़त्म नहीं करते हैं तो बहुत जल्द ये होगा। कैट्स ने यह भी धमकी दी कि अगर हमास ने बात नहीं मानी तो गजा सिटी भी रफ़ा और बेत हनून की तरह मलबे का ढेर बन जाएगी। यानी वो ही शहर जो पहले ही इसराइली हमलों में उजाड़े जा चुके हैं। ये बयान उस वक्त आया है जब नेतन्याहू ने कल रात कहा कि उसने होस्टेज को छुड़ाने के लिए फ़ौरन बातचीत शुरू करने का हुक्म दे दिया है। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ तबाही की धमकियां। कुल मिलाकर साफ नज़र आ रहा है कि इसराइल बौखलाया हुआ भी है और उस पर होस्टेजेस को आज़ाद करवाने को लेकर तगड़ा इंटरनल प्रेशर भी है। आखिरकार पलट गया है जर्मनी। फ़लस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि ऐसा करना अभी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जर्मनी की हुकूमत ने आज कहा कि फ़िलहाल उनका फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का कोई प्लान नहीं है। जर्मनी का कहना है कि ऐसा करना इसराइल के साथ किसी निगोशिएटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन की कोशिशों को कमज़ोर कर देगा। जर्मन सरकार के स्पोक्सपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगोशिएटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन हमारा मकसद है और फ़लस्तीन को अभी तस्लीम करना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। यानी इसका उल्टा असर भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इस बीच कुछ ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा ने हाल ही में अलग शर्तों के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दिया है। अब ये इशारे कितने मजबूत हैं इसको जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 8 दिन बचे हैं, 7 दिन इस महीने को पूरा होने में और सितंबर में होनी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तभी फ़लस्तीन को रियासत को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की सारी बातें कर रहे हैं। देखते हैं कौन कितना खरा है। इसराइल की बदनीयती और जुर्रतें देखिए कि फ़लस्तीन की कई और ज़मीनों पर भी धावा ठोक दिया है उसने, जो जॉर्डन की सरहदों को छूती हैं। इसीलिए जॉर्डन की हुकूमत अब कह रही है कि मियाँ होश में आओ, सस्ता नशा करना बुरी बात है। जॉर्डन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड एक्सपेट्रिएट्स अफेयर्स ने जुमे को इसराइली कम्युनिकेशन मिनिस्टर के बयान की कड़ी मजम्मत की। दरअसल इसराइली मिनिस्टर ने वेस्ट बैंक के E1 इलाके में सेटलमेंट्स बढ़ाने की प्लानिंग की तारीफ करते हुए नक्शेबाजी झाड़ी और कहा कि जॉर्डन नदी के किनारे मौजूद तमाम ज़मीन लैंड ऑफ इसराइल का हिस्सा है। लैंड ऑफ इसराइल इनके बाप दादा का एक पुराना चिल्मी ख्वाब है। जॉर्डन की हुकूमत के स्पोक्सपर्सन सुफियान खुदा ने कहा और साफ कहा कि हम इस भड़काऊ और बकवास बयान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते, इसे रद्द करते हैं। खुदा ने कहा कि ये बयान इसराइल सरकार की बढ़ती इंटरनेशनल आइसोलेशन यानी अलग थलग पड़ने और कुछ अफसरों की रेसिस्ट और एक्सक्लूसिव सोच को दिखाते हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसे बयानात सिर्फ जारी कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा भड़का सकते हैं और पूरे इलाके में उथल पुथल मचा सकते हैं। जॉर्डन का परेशान होना लाजिम है। आज जो नदी के इस तरफ है, कल वो नदी के उस तरफ नहीं पहुंच जाएगा, क्या यकीन है। और वैसे भी एक ग्रेटर इसराइल का जो चिल्मी ख्वाब है उसमें जॉर्डन के भी दृश्य आते हैं, तो डर रहे हैं सब। डरने के बाद मजम्मत ही करेंगे या कुछ एक्शन, पता नहीं।
बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस ने गजा में अकाल यानी कहत का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ऐसा ऐलान पहली बार हुआ है। इस ऐलान से इसराइल बिलबिला गया है। दोस्तों, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मैंने इसे बीच में जानबूझकर रखा क्योंकि इस खबर का वजन बहुत ज़्यादा है। बैलेंस यहीं से बनेगा। गजा की हालत अब इतनी सख्त हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज जुम्मे को ऑफिशियली फेमाइन यानी अकाल डिक्लेयर कर दिया। ये मिडिल ईस्ट में पहली बार हुआ है। यूएन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करीब 5 लाख लोग कैस्ट्रोफिक यानी जानलेवा भूख का सामना कर रहे हैं जो उनकी जान ले सकती है। ऐसी है भूखमरी, यह अकाल। यूएन के एड चीफ टॉम फ्लेचर ने कहा कि यह अकाल पूरी तरह रोका जा सकता था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फ़लस्तीनी इलाकों तक खाना इसलिए नहीं पहुंचने दिया जा रहा क्योंकि इसराइल ने रास्ते में सिस्टमैटिक रुकावटें डाली हुई हैं। इसी वजह से हम खाना नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन इसराइल ने फौरन जवाब दिया और कहा, अना मासूम, गजा में कोई अकाल या भूखमरी नहीं है। तो बच्चे रोज जो दम तोड़ रहे हैं भूख से, हड्डियां दिख रही हैं, वो क्या है? क्यों तुमने एड शुरू कर दी? तुम तो उन पर मुहासरा लगाए बैठे, सारी तरफ से घेराबंदी कर रखी थी। मार्च में जो सीज़फायर तोड़ा था, कुछ नहीं जाने दे रहे थे। क्यों ये एयर ड्रॉप की इजाज़त दे दी? अगर भुखमरी नहीं हो रही थी, तस्वीरें बाहर नहीं आ रही थी, कब तक झूठ बोला जाएगा? कब तक इसी तरह ये सच को अपने बयानात से छुपाने की कोशिश करते रहेंगे और एक वो उनके पीछे खड़ा हुआ मदारी इनका साथ देता रहेगा? इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को झूठा बताया और कहा कि यह हमास के झूठ पर मबनी है, हमास की झूठ पर बेस्ड रिपोर्ट है। याद रहे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन और दूसरी एजेंसीज महीनों से फ़लस्तीन में ख़तरनाक हो रहे इंसानी हालात को लेकर वार्निंग दे रहे हैं और इसराइल लगातार झूठ बोल रहा है कि गजा में कोई भुखमरी नहीं फैल रही। तो हम जो आँखों से कत्ल गारत देख रहे हैं वो क्या? और आज एक रिपोर्ट लीक हुई जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया कि अब तक गजा में जो मई तक लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनमें से 83% सिविलियंस थे। सिर्फ 17% को माना जा रहा है। और ये खुद आईडीएफ की रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट इसराइल से निकली है कि 17% ही हमास फाइटर्स को आप मार पाए। 83% लोग, वो औरतें, वो बच्चे, सब आम सिविलियंस थे। आप मार के तो सबको हमास बता देते थे। ये दूसरी खबर है इसी सिलसिले में। गजा में भूख का बहरान अपने उरूज पर जा पहुंचा है और इंसानी मदद वाली एजेंसियां इसराइल से पाबंदियां हटाने की मांग कर रही हैं। गजा में भूख का हाल अब टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। डब्बाबंद दूध और ख़ास न्यूट्रिशनस पेस्ट की कमी ने खाने की किल्लत को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ज़्यादातर बच्चे अब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसराइल कह रहा है कि गजा में कोई भूखा नहीं है, बल्कि उनके पास तो खाना इतना है कि कुछ लोग खाना फेंक रहे हैं। यह इसराइल के अखबारों में खबरें छप रही हैं कि फ़लस्तीनी खाना बर्बाद कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्हें मिल गया है। इधर एड एजेंसीज, मैल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गजा में भुखमरी के हालात बेहद ही खतरनाक लेवल पर हैं। बात ईरान की, जिसके साउथ ईस्ट में सिस्तान और बलूचिस्तान जो सूबा आता है, वहाँ एक शहर है ईरान शहर के नाम से। यहाँ आज जुमे को एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। इसमें 2 पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया गया और 5 पुलिस अफसर शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने 2 पुलिस पेट्रोल यूनिट्स पर हथियारों से हमला बोला, अंधाधुंध गोली चलाई। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हमलावरों की पहचान और उन्हें पकड़ने की कार्रवाई को तेज़ कर दिया है और जगह जगह उनके लिए छापेमारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। एक तरीके से भारत को मुनाफाखोर कहा जा रहा है। अमेरिकी सदर के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। नवारो ने कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से तेल लेता है। इंडियन कंपनियां उस कच्चे तेल को रिफाइन करके महंगे दाम पर दुनिया भर में बेचती हैं। इससे रूस को यूक्रेन की जंग के लिए पैसा मिल रहा है और भारत मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी पैसे से, यानी वो माल जो भारत अमेरिका में बेचता है, उससे जो पैसा मिलता है, उस पैसे से तेल खरीदता है और तेल कंपनियां इससे खूब पैसा कमाती हैं। इसलिए अमेरिका ने टैरिफ लगाना ज़रूरी समझा भारत के सामानों पर जो अमेरिका में बिकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ या टैक्स लगा दिया है और ये 27 अगस्त से लागू होगा।
इससे पहले जुलाई में भी ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाया था, यानी आने वाले दिनों में अमेरिका में भारतीय सामान पर कुल 50% टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं बड़ी पॉजिटिवली कि पहले अमेरिका में भारत का सामान बहुत सस्ता मिलता था, लेकिन भारत में बैठी मोदी सरकार का दम देखिए कि उसने बैठे बैठे अमेरिका में भारत के सामानों की कीमत 50% तक बढ़वा दी। यह और बात है कि महंगा होने की वजह से अब कम ही लोग उस सामान को खरीद पाए, लेकिन सामान की वैल्यू तो बढ़ गई ना। कभी कभी गोदी मीडिया की तरह खबर पढ़ने में भी खूब मज़ा आता है। आप भी वैसी सुना करें, मज़ा आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, तो भाई साहब हर जगह जंग ख़त्म करवाने पे लगे हैं, गज़ा को छोड़ के। यूक्रेन रूस की भी, और इधर इनके बीच का जो झगड़ा है अहमद अल-शरा का और नेतन्याहू का, ये भी। अब चक्कर क्या है, ट्रंप की आंखें जो हैं वो नोबेल पर हैं। इसराइल और सीरिया की वो एक सिक्योरिटी डील साइन करवा रहे हैं, इसीलिए अमेरिका के साथ वॉशिंगटन में ये सिक्योरिटी डील होने जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फुल अग्रीमेंट नहीं होगा, फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ वक्त कुछ मुद्दत के लिए दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। हमले एक दूसरे पर नहीं होंगे। एक दूसरे पर क्या, इसराइली कर रहा है, वो तो करते ही नहीं, तो कोट पहने घूम रहे हैं। तो फिलहाल ये सिक्योरिटी डील होने जा रही है इसराइल और सीरिया के बीच। अब देखते हैं कि सीरियन हुकूमत इसे भी क्या डिनाई कर देगी। जाएंगे वॉशिंगटन में तो देखेंगे, तो छुप थोड़ी ना जाएंगे। मोदी, हिंदुस्तानी खबरों पर मोदी बोले टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में विकास आएगा, जैसे भारत में आ गया। अब यहाँ हमारा एनालिसिस शुरू होगा। भारत की खबरों से हम यूं ही दूर रहते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं। जैसे पूरे मुल्क में विकास आ गया है ना, यही विकास आया है कि हम इसराइल में हमारे लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, गल्फ में भी पड़े हुए हैं। हमारे लोगों को क्या 2 करोड़ जॉब सालाना मिलने लगी? कौन से विकास की बात हो रही है, जब भारत के 80 करोड़ लोग फ्री फंड का राशन ले रहे हैं हर महीने। यह आपके ही एक सांसद ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर। 80 करोड़ लोगों की अगर ये हैसियत है कि उन्हें 5 किलो मुफ्त के राशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है हुकूमत पर, मैंने आज तक नहीं ला, अल्लाह ना करे मैं लूँ, दे दूं ऐसे खुद में सरकार अपने आप को समझ के। तो कौन सा विकास आया भारत के अंदर? ये तो भारत नीचे चला गया। पहले तो मुफ्त की जरूरत नहीं थी राशन की। अब वो कहते हैं इसके आगे, ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन, क्राइम करप्शन की पहचान, ममता सरकार क्राइम और करप्शन की पहचान। मैं आंकड़े निकाल रहा था, पिछले महीने ही राहुल गांधी का बयान था कि क्राइम और करप्शन में असम की बीजेपी वाली सरकार आगे है, पूरी डूबी हुई है, और इसके चीफ मिनिस्टर को हम जेल भेजेंगे, सज़ा दिलवाएंगे जब हमारी हुकूमत यहाँ आएगी। और ये उन्हें बता रहे हैं। तो ये सत्ता पक्ष, विपक्ष, अपोजिशन और हुकूमत जो है, हुकूमती पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हालांकि टीएमसी तो अलग पार्टी है कांग्रेस से, फिर भी ये बयान आता है। क्या बताएंगे कि असम में क्या हो रहा है, या ये बताएंगे कि भारत में कहीं भी बीजेपी की हुकूमत में करप्शन नहीं हो रहा या क्राइम नहीं है। पीएम ने मेट्रो रूट का जो है उद्घाटन किया, सीएम नहीं पहुंची, चीफ मिनिस्टर वहां नहीं पहुंची। खैर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आधार कार्ड भी वैलिड है, इससे भी आप वोट दे सकते हैं। हटाए गए, जहां तक मैंने जाना है वो यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ गलत बोल दूं तो माफ़ी। हटाए गए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे, यानी आप अप्लाई कर सकेंगे। पहले अगर ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकली किसी ऑफिस जाना हो, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है जिसमें ऐसा लगता है कुछ उम्मीदें बाकी हैं। गया जी में आज मोदी गए रैली करने, बोले घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। ठीक है, घुसपैठिए कौन है सर हमारे मुल्क में? आप 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, 2025 ख़त्म हो जाएगा, 11 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अभी तक निकाल नहीं पाए। कितने टोटल घुसपैठिए, कितने 100, कितने हज़ार, कितने लाख, कितने करोड़ भारत में? ये सियासत के बयान है तालियां बजवाने के लिए, और तालियां इन पे बजती है। वरना आप बताइए संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि कितने घुसपैठिए हैं, उनका नंबर ऑफ घुसपैठियाज आप बताइए देश को। 11 साल में आपने कितने निकाले हैं? या फिर ये बताइए कि आप घुसपैठिया मानते किसे हैं?
श्रीलंका के साबिक सदर रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार हो गए हैं। बताया गया है कि भैया जब ये सदर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, तो इनकी बीवी का एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था, उसमें ये सरकारी खर्च पे लंदन चले गए थे और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड वगैरह, इस इल्ज़ाम में अब ये धर लिए गए, दबोच लिए गए। और ऐसा पहली बार हुआ श्रीलंका में जब कोई साबिक सदर जेल में डाला गया है या लॉकअप में डाला गया है। तो ये भी एक खबर थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको साफ गोई से खबरें पहुँचा दी होंगी। सवाल उठाना मेरा काम है, जिन्हें बुरा लगे वो ये बता दें कि लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की खूबसूरती फिर किस में है, सारे गुलामों में या सवाल उठाने